वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस आयस में आपका स्वागत है। टुडे 20th ऑफ नवंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लास्ट 3 and 4 डेज में हो क्या रहा था कि गवर्नर जो है वो लगातार न्यूज़ में है। सो जब भी गवर्नर न्यूज़ में है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बैक टू द बेसिक सिलेबस पे आएँ और सिलेबस को देखें कि गवर्नर को लेके पीटी में क्या लिखा गया है और मेंस में क्या लिखा गया है और ये कितना रेलिवेंस है, ये न्यूज़ का कोई रेलिवेंट है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या, उसमें तथ्य क्या है। सो हम आपको केरला के बारे में बताएंगे। केरला के गवर्नर जो है वो एज पर सीएम कैसे बदमाशी कर रहे हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो और उनका सीएम के साथ जो स्टालिन है उनके साथ कैसे झगड़ा चल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। पंजाब के गवर्नर के भी कुछ कंसर्न्स हैं। सो गवर्नर जो है इन ब्रॉडली जो है वो एक टाइप का मेन जो मीडिया है उसको लगातार पेपर में छाप रहा है और गवर्नर को लेके कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जिसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उसमें गवर्नर, मोस्टली स्टेट सर्विसेज में आपको गवर्नर के बारे में पर्टिकुलरली आर्टिकल पूछा जाता है कि आप 161 आर्टिकल बता दो, आर्टिकल 200 में जो बिल के बारे में उसके बारे में बता दो, या फिर गवर्नर को इम्पीचमेंट करने के लिए अगर है कहीं तो वो बता दो। सो स्टेट पीसीएस वहाँ पे स्टिक कर जाती है, जबकि यूपीएससी जो है वो रेलिवेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर के ऊपर आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर आ जाती है, फंक्शंस एंड पावर ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो बॉडीज हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके बारे में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, तो वो उसके बारे में भी पूछ लेती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है तो मतलब गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके बारे में बात किया है। ऑल दो सीएम, कुछ लोग उसमें फिर कमेंट में लिख लेंगे सीएम कहीं नहीं लिखा होता है, तो सीओएम का जो हेड होता है वो सीएम कहलाता है। तो उसके बेस पे वो आप छोटे से माइन्यूट डिफरेंसेज हैं वो मैं आपको समझा दूंगा इन बिटवीन दी वीडियोज में। सो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन हैं उसका पहले एक टाइप का सिलेबस देखते हैं। सो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इश्यू। सो ये मोस्टली इंडियन पॉलिटी के अंदर में आपको ये टॉपिक कवर होगा। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमको यहाँ पढ़ना है। पंचायती राज ये अपने आप में जब वर्ड लिख देता है प्रीलिम्स, आप उस तरीके से भी ट्रैक करने की कोशिश करो कि अगर यूपीएससी पंचायती राज को अलग से लिख रहा है तो मतलब उसका कुछ डेफिनेटली कोई उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है यूपीएससी का, कि वो लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस होती है उसको ज़्यादा प्रमोट करती है। जैसे ही आप लोग पंचायती राज सिस्टम, पीआरआई सिस्टम बोलते हैं, उनमें अगर आप बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव जो भी हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट आपने उसका वो पढ़ा होगा, कमिटीज पढ़ी होगी, तो उसमें पंचायती राज के बारे में डिटेल में आप पढ़ना। क्यों? क्योंकि पंचायती राज को उसने अलग से लिख दिया है और लक्ष्मीकांत ने भी इसीलिए पंचायती राज और म्यूनसिपल पार्टी जो है उसके लिए एक अलग सा चैप्टर बना दी है। तो आपको वो भी समझना। सो आप पहले अपने सिलेबस को सेग्रीगेट करो, उसको तोड़ो, जितना बिट में हो सकता है उसको काटने की कोशिश करो और उसके बाद जो है वो उसको रीड करने के स्टार्ट करो। क्योंकि अगर यूपीएससी किसी चीज़ को अलग से लिख रही है, जैसे पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशू लिख दिया है, तो आपको जितने भी राइट्स हैं, चाहे लीगल राइट्स है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना ही दिया, आप लोग उसको देख ले मेरे कंप्लीट वीडियो सीरीज में पॉलिटी के में, कि मैंने सारे राइट्स पढ़ा दिए हैं आपको। तो ये राइट्स एंड इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हमको यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है गवर्नर, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि पॉलिटी से जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो आपको इस बार जो है प्री में गवर्नर वाला टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मेंस में तो आपको एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है। सो हम इसको पहले प्रीलिम्स के बेस पे और मेंस के बेस पे दोनों समझेंगे। अब मेंस का सिलेबस देखो क्या है। ऑफ कोर्स जीएस 2 में आएगा आपको ये। सो जीएस 2 में ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो है आपको गवर्नर आता है। फिर पावर, तो आपको उसका पावर तो वो भी समझना है। गवर्नर का पावर क्या होता है, कहाँ से ड्राइव किया है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और फिर इसके अलावा ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो ये अलग है। सो इस टाइप की चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब जो मेन टॉपिक है कि वाई गवर्नर इन न्यूज, तो हमें ये समझना है कि गवर्नर के बारे में इतना न्यूज जो है पिछले 1 साल में क्या रहा हमारे लिए, क्योंकि मोस्टली यूपीएससी 1 से 1.5 साल तक जाता है पीछे, और स्टैटिक तो आपको स्टैटिक ही रहता है। तो जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायनेमिक इन नेचर होते हैं, आपको पढ़ने में लगेगा ये डायनेमिक है कि गवर्नर गवर्नर न्यूज में आ रहा है, लेकिन आपको पूछेगा स्टैटिक।
सो आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो गवर्नर जो हैं वो 10 बिल को रिटर्न कर दिए हैं। समझ लो कि 10 बिल को गवर्नर को रिटर्न करने का पावर, तो मतलब ये मतलब आपको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव पावर, अब मैं पूरा समझाऊंगा, लक्ष्मीकांत के टर्म में ही समझाऊंगा। पावर ऑफ गवर्नर। सो आप सबको पता है कि गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर होते हैं। वो लक्ष्मीकांत में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख दिया है उसने। तो मैं उसको पढ़ के भी सुना दूंगा आप सबके लिए, और एक एक लाइन समझा दूंगा कि किसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब गवर्नर के पास ये बिल, किसी भी बिल को जो असेंट करना होता है, उसमें आपको सबको पता है कि अगर स्टेट में कोई कोई स्टेट में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, सो दोनों जगह से बिल पास हो गया, उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उसको असेंट करेगा, रोकेगा, जो भी 4 मेथड है उसके पास, वो समझाऊंगा। तो गवर्नर अगर 10 बिल को रिटर्न कर रहा है, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ये उससे पूछता, मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट फिर स्पेशल सेशन लेके आ गया और फिर से पास कर दिया, और अगर फिर से गवर्नर नहीं पास कर रहा है अगर उसको, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बोलते हैं उसको, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए पावर के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। तो गवर्नर जो है वो कुल मिला के तमिलनाडु में न्यूज में आ गया, क्योंकि आप इतने सारे बिल को एक साथ कैसे आप वापस कर रहे हैं। क्या इतने सारी फ्लॉज है क्या उसके बिल में, प्रोविजन में इतने सारी उसमें हर्डल्स हैं क्या कि आपको वो हर बिल वापस भेजना पड़ रहा है, या फिर इसमें आपका कोई डिफरेंट इंटरेस्ट है। तो गवर्नर जो है इन क्वेश्चंस हो जाते हैं। और अगर ऐसे जगह पे क्वेश्चन होगा, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक होगा, तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस क्वेश्चन को इंटरटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कैबिनेट के मिनिस्टर में, सीओएम या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट पार्ट्स में अगर अगर लड़ाई हो गई, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तो ऑफ कोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें हाई कोर्ट के पास वो पावर होती नहीं है, ठीक है, उसको भी आप थोड़ा सा समझना, हाई कोर्ट जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो ये वाली चीजें, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको डील करेगी। तो ये तो हो गया तमिलनाडु गवर्नर की बात है कि गवर्नर ने 10 बिल को रिटर्न किया। अब वो देखेंगे क्यों किया, क्या था। जैसे मान लो कि गवर्नर जो होता है, अब मान लो क्या ये होता ही है, गवर्नर जो है, तो मान लो कि आपका जो यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर होता है। तो वाइस चांसलर को रिक्रूट करने का अधिकार बहुत सारे स्टेट ने अपने अंदर ले लिया है। जैसे वेस्ट बंगाल, अगर आप केस पढ़ोगे कभी, तो उसमें अ, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यूनिवर्सिटी का, वो उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, मैं इलेक्ट करूंगी, जिस भी मेथड से होगा, चुनने का जो भी मेथड होता है। लेकिन गवर्नर, बहुत सारी जगह पे गवर्नर कहता है कि नहीं, मैं वाइस चेयरमैन जो है वो मैं चूज करूंगा। लेकिन अगर स्टेट अगर ऐसा स्टेट अगर ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव में बिल में पास करके कहती है कि नहीं, वाइस चेयर जो चेयरपर्सन है उसको मैं चूज करूंगी, ठीक है, तो आप बाई वाइस चांसलर की बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की। सो आपको पास ये, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है, मैं उसको हटाती हूँ या मैं हटाता हूँ कानून पास करके। तो गवर्नर उस पर बहस नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर तो खुद ही चांसलर होता ही है ना, आपके पोस्ट को तो डिग्रेड कर नहीं रहे। तो ऐसे भी कुछ बिल है, तमिलनाडु का बिल है जिसको रिटर्न कर दिया गवर्नर ने। तो वो भी एक आपको समझने में आना चाहिए कि गवर्नर न्यूज में क्यों है। केरला में भी इन लोगों ने ऐसे ही किया है। पंजाब में तो इन्होंने जो इनके जो बजट है, बजट सेशन तक को रोक दिया था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गवर्नर का पावर कहाँ तक है और कितनी सीमित है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नर। टिल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो गवर्नर को जो है वो एक डिफरेंट टाइप का पावर देता है। गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर लिखा है गवर्नर में, वो लिखा है, जैसे बोलोगे सर कहाँ लिखा है, तो आप आर्टिकल 163 के आसपास का चीज देखोगे, तो आपको गवर्नर का पावर दिखता हुआ मिलेगा कि गवर्नर के पास कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे इस तरीके का पावर है कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा गवर्नर के पास डिस्क्रिप्टिव पावर भी होता है, अपने स्वेच्छा के हिसाब से। इस समय पे मान लो कि हंग असेंबली असेंबली हो गई, और हंग असेंबली के समय में गवर्नर क्या करेगा? तो गवर्नर बोलेगा नहीं, चलो मेरा मन कर रहा है बीजेपी को बुला लूं, तो कांग्रेस वहां पे रोना स्टार्ट कर देगा कि यार अब मेरे को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन हंग असेंबली के समय में ऐसे समय पे गवर्नर के पास पावर आ जाता है, गवर्नर सोचता है चलो मैं इसको बुलाता हूँ। तो उसमें गवर्नर के पास डिस्क्रिप्टिव पावर हो जाता है। सपोज आपने हाई कोर्ट के पावर को चैलेंज कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के पावर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नर के पावर ऑटोमेटिक वो पावर आ जाता है कि आपने जो है जो बनी हुई संविधान था उसको, संविधान के ढांचे को तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए गवर्नर जो है सीओएम से पूछेगा नहीं उस समय पे, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से, सीओएम जो होता है, कि जो इसको मैं चेंज करूं या इसको, इस बिल को पास करूं कि नहीं। गवर्नमेंट उस बिल को रख लेगा, गवर्नर उस बिल को रख लेगा और कहेगा कि नहीं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर रहे हो,
तो ऐसे समय पे मैं कहाँ कहाँ से साइन कर दूँ? तो ऐसे समय में गवर्नर के पास डिफरेंट जो प्रोसीजर है वो मिल जाता है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के भी कुछ वो डिसीजन ले सकता है। तो गवर्नर उस समय बाउंड नहीं होता है। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग उसको डिफरेंशिएट करो पहले। जब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे, टिल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आपको लगेगा कि गवर्नर सही है, कभी कभी लगेगा गवर्नर गलत है। तो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझना पड़ेगा, गवर्नर के जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर है वो भी समझना पड़ेगा। और डिस्क्रिशनरी पावर भी कितना डिस्क्रिशनरी है, इसका मतलब ये तो है कि तुम सब कुछ कर लोगे कि हाँ ये तो मेरा अलग से पावर है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और उसमें भी अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल बेस, उस आर्टिकल में लिखा है कि गवर्नर ही बताएगा कि कौन सा एक्ट सही है और कौन सा गलत है। तो दैट मीन्स उसका एम्बिट बहुत बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हम उस आर्टिकल को भी समझने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा आर्टिकल बेस पे नहीं जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, और कंसेप्चुअल बेस पे मैं क्लैरिटी रखने की कोशिश करूंगा। सो फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द करंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये तो तमिलनाडु के बेस पे हो गया। इसी पे स्लैश करके लिख लो केरला, यहीं पे कर लो पंजाब, वेस्ट बंगाल। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, धनखड़ साहब, ठीक है, और उस समय वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। तो ममता दीदी उन दोनों में बहुत ज्यादा, मतलब एक समय का हम लोग 36 का आंकड़ा हुआ करता था। तो वो भी हम अगर टाइम मिला तो वो भी डिस्कस करके बता देंगे कि ऐसा क्यों होता था। तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सो इस पे आपका मेंस का एक इस टाइप का क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं कि मेंस के क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि तमिलनाडु गवर्नर और एन रवि के बीच का जो भी अ, अब हमारे फोक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि झगड़ा झंझट हो गया है, तो वो नहीं पूछने वाला है आपसे। आपसे ये पूछेगा कि द स्टैंड ऑफ बिटवीन द डिफरेंट executive government and the constitutional post of governor is right now a significant constitutional dilemma about the role and power of governor. So उसको elaborate करने के लिए बोलेगा। सो स्टैंड ऑफ बिटवीन द डिफरेंट, जैसे सीओएम हो गया और गवर्नर के पोस्ट, तो ये दोनों जो है उसके बीच में अगर झगड़ा हुआ तो उसको उसके डायलेमा को कैसे सॉल्व करोगे। एंड रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर को डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकते हैं कि वाई स्टेट गवर्नमेंट वुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मान लो कि अगर गवर्नर के लिए, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि गवर्नर और सीएम में अगर झगड़ा हो गया, सीएम को मैं ब्रॉडली मान रहा हूँ, फिर आप लोग उसको इस तरीके से समझे कि सीओएम, जब मैं सीएम कह रहा हूँ तो सीओएम हेडेड बाय सीएम ऐसा समझना। सो व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट वुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या गवर्नर के बारे में कभी भी ऐसा कुछ बोला है क्या कि गवर्नर किस तरीके से काम, जैसे आप सबको पता है कि पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन में क्या क्या लिखा है, लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? जैसे आपको एक केस मैं बताऊंगा, शमशेर सिंह का केस बताऊंगा, एक एस आर बोमई केस में लिखा हुआ है, रामेश्वर सिंह के केस में लिखा, बहुत सारे केसेज हैं ऐसे केस लॉ को लेके। लेकिन हमें स्टिक रहना है कि गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर को लेके, कि गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर को लेके क्या है, कि गवर्नर कितने बार किसी बिल को वापस कर सकता है। अगर गवर्नर ने बिल वापस करने के बाद अगर फिर से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बिल भेज दिया, तो गवर्नर उसको कितने दिन तक रोक के रख सकता है? क्या वो बाउंड है? क्या उसको साइन करना ही पड़ेगा? तो उस चीज को जब तक नहीं समझोगे, कुछ कहीं पे तो कहीं ऐसा लिखा है कि यस दोबारा अगर आएगा बिल तो साइन करना है। और हम मोस्टली इन जनरली तो यही होता है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नर अगर उसको भी रोक ले तो वहीं पे तो डेडलॉक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक, कि आप तो बाउंड थे, आपको साइन करना था दोबारा में, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तो उसको देखेंगे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये तो यही हो गया कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कानून कैसे बनता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसे पार्लियामेंट में बनता है वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट वहां साइन करते हैं वैसे गवर्नर यहाँ साइन करते हैं। जैसे वहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर है क्योंकि प्रेसिडेंट वहां भी नॉमिनल हेड है सेंटर का, तो ऐसे स्टेट में जो नॉमिनल हेड है वो कौन है? गवर्नर है। एग्जीक्यूटिव है अपना, इसको सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं एट द नेम ऑफ गवर्नर होता है, गवर्नर के नाम पे ही होता है। सो ये होता है, लेकिन ये एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप ये नहीं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर तो सीएम के पास होता है, जो भी उनको चुन के आते हैं उनके पास होता है। सो उसको भी समझने की जरूरत है। और फिर हाउ बिल्स आर पास इन स्टेट असेंबली, तो बिल कैसे पास होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इस गवर्नर, देखो गवर्नर के पूरे सेक्शन बहुत बड़े हैं, तो उसको मैं 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा। अगर मैं उसको एग्जीक्यूटिव पावर को और लेजिस्लेटिव पावर को और उसके जुडिशियल पावर को अगर मैं सेग्रीगेट नहीं करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और ये एक टाइप का खिचड़ी बन जाएगा, तो वो नहीं चाहता मैं। तो एक एक टॉपिक को जो जो मैंने आपको लिखा है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
फिर मैं ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। सो यही कि गवर्नर का रोल क्या है बिल को पास करने में। तो आप सबको पता ही होगा कि ऑर्डिनेंस जो है वो भी पावर है, ऑर्डिनेंस पावर जो है ये भी गवर्नर के पास होता है। उसके बाद पार्डन जो है ये जो कि एक टाइप का जुडिशियल पावर है, ये भी गवर्नर के पास होता है। सो गवर्नर के पास बहुत टाइप के पावर है ना, तो इसको अगर मैं इस चीज को ना डिस्कस करूं तो आपका हो सकता है कि आपके आर्टिकल में पूछ ले कि 163 में शायद ऑर्डिनेंस है, देख लेना एक बार मेरे हिसाब से कितना में नहीं, ऑर्डिनेंस पावर है 213 में, इसमें 123 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास होता है। सो आपको वो देखने की जरूरत है कि आप उसको एक बार देख लो कि ऑर्डिनेंस पावर जो है, ऑर्डिनेंस क्या एग्जीक्यूटिव चीज है या लेजिस्लेटिव पार्ट है। आप बोलते हैं ना कि ऑर्डिनेंस बनाते हो, ऑर्डिनेंस कब बनाते हो, मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं होगा, इमरजेंसी कंडीशंस होगा, उस समय पे आप गवर्नर से साइन करा लो, और फिर जब भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव बैठेगी तो आप उस पर बिल साइन करा लो, मतलब बिल पास करा लो स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से। अगर वो पास हो गया तो आपका कानून बन जाएगा, नहीं पास होगा तो वो हट जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस बनता है, तो इमरजेंसी के समय में ऑर्डिनेंस बनता है ना। सो ये भी गवर्नर का पावर है। सो गवर्नर के तो बहुत सारे पावर है, लेकिन गवर्नर के सारे पावर चैलेंज नहीं हो रहे हैं अभी। अभी गवर्नर के पावर हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर चैलेंज हो रहा है। सो वी आर मोर फोकस अबाउट लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि आप पूरा गवर्नर पढ़ो लक्ष्मीकांत से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर अभी न्यूज में है तो अभी उसको ज्यादा वेटेज दो। सो वो ट्रैक करने का एक तरीका है। अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो 5 6 7 पेज लगेंगे, लेकिन अगर गवर्नर न्यूज में है, लेजिस्लेटिव न्यूज में है, तो पहले टॉपिक खोलो लक्ष्मीकांत का और उसमें से लेजिस्लेटिव पार्ट पढ़ लो कि हाँ गवर्नर का ये कानून बनाने में क्या सब राइट्स हैं। सो ये एक टाइप का स्टाइल है पढ़ने का। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये पूरे चीजें मैं गवर्नर के 2 या 3 पार्ट में इसको डिस्कस करूंगा। अब जब तक गवर्नर के बारे में, गवर्नर की हिस्ट्री नहीं समझोगे कि गवर्नर कहाँ से आया, कौन हुआ करता था पहले, 1935 एक्ट क्या कहता है, 1858 का एक्ट क्या कहता है, तब तक गवर्नर समझ में नहीं आएगा। फिर देखेंगे कि कैसे प्रोविंस में गवर्नर होते थे, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने गवर्नर को एक्सेप्ट करना। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने गवर्नर की चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया होगा कि हमारे यहाँ गवर्नर जो है वो अमेरिकन बेस पे नहीं होना चाहिए, चलो कैनेडियन बेस पे करते हैं। तो भाई कनाडा में जब गवर्नर होगा, प्रोविंस में जो गवर्नर हुआ होगा, तो उसके कुछ तो होंगे कि इलेक्टेड गवर्नर होगा कि इनडायरेक्ट वे में जो है गवर्नर होगा। अगर इलेक्टेड गवर्नर होगा तो कैसे वो सीएम के साथ उसका झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इफ मान लो कि अगर मैं और तुम दोनों इलेक्टेड हैं, दोनों को जनता चुन के भेजी है, तुम बोलोगे नहीं कि यार मेरे को भी जनता चूज करके भेजी है, तेरे को भी भेजी है, तेरे पास भी कौन सा ज्यादा पावर है, मेरे पास भी जो है वो ज्यादा पावर है, क्योंकि वी आर बोथ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। सो इसीलिए गवर्नर के पावर को ना इलेक्टेड हटा दिया गया। सीएम चूज एक लड़ाई होके आती है, इलेक्शन होके आता है। सीएम का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन उनका भी होता है, क्योंकि जो जीत के आते हैं जो एमएलए वो अपना सीएम बनाते हैं, लेकिन जो एमएलए तो चूज करके आती है ना, पर गवर्नर तो प्रेसिडेंट उसको भेजता है। सो प्रेसिडेंट भेजता मतलब एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। सो उसको उस तरीके से समझो कि कैसे जो, अगर तुम अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में मान लो कोई स्टेट का गवर्नर होता है ना, वो उसका इलेक्शन होता है, लेकिन कनाडा में नहीं होता है। तो हमको कौन सा लेना चाहिए, कनाडा वाला हम एक्सेप्ट कर लें कि अमेरिका वाला एक्सेप्ट कर लें, गवर्नर की बात हो रही है पूरा। सो उस बेस पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ऑफकोर्स ये डिस्कशन हुआ होगा। अगर ये डिस्कशन हुआ होगा तो भीमराव अंबेडकर ने कुछ ना कुछ, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने पक्का कुछ कहा होगा। तो उसको तुम नोट करो कि अगर तुमको आंसर राइटिंग इनरीच करनी है तो गवर्नर के बारे में अंबेडकर जी का क्या व्यू था और जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यू था। अगर ये 2 3 या के एम मुंशी का, अगर 3 4 लोगों का अगर तुमको गवर्नर के बारे में पता है तो तुम यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनके लिए, यूपीएससी के लिए बन जाते हो। लेकिन मान लो कि नहीं भी पता है तो कम से कम अंबेडकर का व्यू पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या था, क्योंकि लॉ उन्होंने ड्राइव किया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो मैं उसमें वो चीज आपको 2 लाइन में आपको बताऊंगा कि गवर्नर के पावर जो है वो एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और वो जो चुनी हुई सरकार से है, क्योंकि वो डायरेक्टली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चुन के आती है उनको, सिटीजन को। तो उनसे अगर झगड़ा हो तो किस तरीके का मनमुटाव हो तो किस तरीके से डील करना चाहिए, ये अंबेडकर साहब क्या कहते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर टाइम मिला तो 2 मिनट में जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बता दूंगा कि वो गवर्नर के बारे में क्या सोचते थे। तो ये तुमको समझ में आएगा कि गवर्नर जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये उसका पूरा प्रोसेस। तो 1858 से स्टार्ट करके आपको 1947 1949 तक ले जाऊंगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ 26
नवंबर 1949 वहाँ तक स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो सबको पता है कि सरकार चेंज होती थी तो गवर्नर चेंज हो जाता था। ये अभी का नहीं है कि गवर्नर के जो के साथ छेड़खानी हो रही है। जब जब सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार हुई, गवर्नर एक एक बार में 7-7 8-8 गवर्नर को चेंज किया जाता था। सो गवर्नर के बारे में हम फिर वो ट्रेस करेंगे। और उसके बाद गवर्नर कब से न्यूज में आ गया, फिर कौन कौन सी कमेटी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सरकारिया कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, नीति आयोग का रिपोर्ट है, 2015 का रिपोर्ट है। तो ये सब चीज ट्रेस करोगे तो गवर्नर ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और इस सब में मुझे लगेगा 2 से 3 वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर एंड माइंड टाइम एज यूजुअल, अब हम गवर्नर का जो है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सो गवर्नर के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद आते हैं गवर्नर के पावर पे। लक्ष्मीकांत का एक एक लाइन तुमको कवर हो जाएगा। मैं ये जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लक्ष्मीकांत की बुक सामने रखूंगा और उसमें से भी अगर जो अच्छा पॉइंट लगेगा वो मैं बता दूंगा आपको, तो आप उस पर ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं। 1857 से पहले, सबका 1857 की लड़ाई सबको याद होगा। उसके बाद एक एक्ट आया था 1858 का, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे और फिर देखते हैं क्या है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, 57 की लड़ाई हुई, उसके बाद वहां से मैडम आई, उन्होंने एक एक्ट लेके आया कि बोलते नहीं नहीं, हम इसको रोक के, ब्रिटिशर्स ये समझ गए थे कि अगर हम इनको रोक के रखेंगे, इनको दबा के रखेंगे, तो फिर ये दिक्कत होने वाली है, रिवॉल्ट होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनका पार्टिसिपेशन लाते हैं, इन लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफ जो एक्ट है, इंडिया एक्ट है, 1850 1858 हुआ, 1861 हुआ, 1891 वाला जो हो गया, फिर उस 1909 सबको पता है, 1919 मॉर्ले मिंटो हो गया, उसके बाद चैम्सफोर्ड हो गया, फिर 1935 एक्ट हो गया, 1947 का हो गया। तो सारे एक्ट जो हैं वो धीरे 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 जो ब्रिटिशर्स ने है वो इंडिया को थोड़ा थोड़ा पावर देने की एक टाइप का कोशिश किया, पावर देने की, ताकि हम जो है लंबे समय तक खींच सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का काम यही था। अगर डिटेल में पढ़ोगे तो उसका लेकर आपको दिक्कत हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या था, द पोजीशन ऑफ गवर्नर वाज सब्जेक्ट टू द ओवरसाइट ऑफ गवर्नर जनरल। तो आप सबको पता था गवर्नर जनरल एक होता था। गवर्नर जनरल के नीचे में जो गवर्नर जनरल क्या होता था, गवर्नर जनरल पूरा इंडिया का जहां जहां ब्रिटिशर्स का राज होगा, एक उसका हेड होगा। जैसे अपने यहाँ आज प्रेसिडेंट हुआ करता था, हुआ करता है, वैसा समझो। सो गवर्नर उसके नीचे काम करेगा। सो गवर्नर जनरल के नीचे गवर्नर काम करेगा। वाज सब्जेक्ट टू है, तो याद रखना, वाज सब्जेक्ट टू है, तो कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। सो 1850 एक्ट का एक्ट ये कहता है। फिर आगे बढ़ो, फिर गवर्नर का ट्रेसिंग पॉइंट 1935 के एक्ट से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ दी जो आर्टिकल उठाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। तो इसीलिए एक 1935 के एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 1935 एक्ट कहता है कि विच वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अप्रैल 1 1937। 1935 में आया और 2 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली इम्प्लीमेंट हुआ। गवर्नर वेयर इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ एडहेरिंग टू द काउंसिल प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब काउंसिल है प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना होगा। जैसे कि प्रोविंशियल वहां पे उस समय पे ब्रिटिशर्स के राज हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, प्रोविंसेज हुआ करते थे। जैसे प्रोविंसेज मतलब आजकल का अपना स्टेट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करता होगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा तो उसके काउंसिल्स होंगे, मतलब मिनिस्टर चूज करके आए होंगे। तो और उसके लिए ड्यूटी बॉन्ड होता होगा, मतलब ये जो बोलेगा ना, जैसे हमारा सीएम जो बोलेगा वो गवर्नर करेगा। सो उसको एड एंड, वो क्या बोलते हैं, एड एंड एडवाइस पे काम करता है। गवर्नर विल ऑलवेज एड एंड एडवाइस फ्रॉम सीओएम और सो एंड सो करके। सो गवर्नर वैसे काम करेगा। तो गवर्नर विल इंटरेस्टेड विद ड्यूटी ऑफ एडहेरिंग टू द काउंसिल प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और यही तो मोस्टली हमने लेने की कोशिश किया होगा, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाएंगे सारी चीजें। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ होगा, आज हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जगह पे स्टेट होगा। The action undertaken ostensibly in the name of provincial autonomy, provincial autonomy देने की कोशिश किया गया होगा कि हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं। Involved the appointment of governor who were tasked with serving as the representative of British Queen। आज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, उस समय ब्रिटिश क्यून के एजेंट होता होगा वो। तो ये चीजें हमको यहाँ से 1935 से समझ में आ गया कि जैसे आज चल रहा है वैसे उस समय भी कुछ चल रहा होगा। ठीक है, इस आज जो है प्रेसिडेंट के नाम पे चलता होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, उस समय क्वीन मैडम के नाम पे चलता होगा। तो ये है। लेटर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन एनालॉगस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द स्टेट मिररिंग द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर एडॉप्टेड एट द नेशनल लेवल। जैसे प्रेसिडेंट अपने यहाँ पे है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर में है, वैसे गवर्नर जो है वो स्टेट में है।
इसको समझने की कोशिश करो। मिररिंग इफेक्ट देने की कोशिश किया है कि सेंटर में कानून जो पास करेगा वो हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट होगा, वो उस पे असेंट देगा, और यहाँ पे कौन देगा, जो गवर्नर होगा वो गवर्नर देगा। इसको गवर्नमेंट मत समझ लेना भाई, गवर्नर है। सो ये एक टाइप का मिररिंग इमेज है, जो सेंटर में होगा वो स्टेट में इस तरीके से होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट गवर्नर। अब हम आते हैं, ये तो यहाँ पे हो रही है, हिस्ट्री का ट्रैक किया हमने, अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करती है। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्मीकांत भी लिखता है यही चीज। सो देखते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। जब भी मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कहूंगा तो उसमें गवर्नर भी आएगा, याद रखना। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, हम बताते हैं इसमें क्या क्या है। सो स्टेट एग्जीक्यूटिव इज एड्रेस्ड इन आर्टिकल 153 टू 167 विद इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जितने भी पार्ट हैं उस पार्ट को याद कर लो। स्टेट पीसीएस के लिए ये एक टाइप का बोलेंजा है तुम्हारे लिए। अगर किसी इंसान को पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 पता है, जैसे पार्ट 15 को पता है, मान लो कि इलेक्शन कमीशन कहाँ है, इलेक्शन कहाँ होता है, और यूपीएससी कहाँ पे है, आर्टिकल 315 से लेकर 322 क्या है और कौन से पार्ट में है। तो ये स्टेट पीसीएस का रैंडम क्वेश्चन है, जो बच्चे लोग ने उसको लगातार पढ़ पढ़ के याद कर लिया है, घटना चक्र से पढ़ के कई लोगों ने उसको रट चुके हैं, तो आप उसको ध्यान रखना। सो इसीलिए मैंने ये आर्टिकल लिख दिया है कि आर्टिकल 153 टू 167 जो है वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और पार्ट 6 में क्या होता है, पार्ट 6 में आपको स्टेट के बारे में डिफरेंट चीजें आपको डिस्कस होगा। सो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस सेवरल की। सो जब मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कह रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। ये बच्चे लोग मिस कर देते हैं कि जब भी मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलता हूं ना, तो वो ये समझते हैं कि जो कानून बनाता है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा। तो गवर्नर पे टिक लगा देंगे, वो चीफ मिनिस्टर पे टिक लगा देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे टिक लगा देंगे कि हाँ ये सब तो होंगे, लेकिन एडवोकेट जनरल पे टिक नहीं लगाते हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल कौन होता है, अगर तुम्हारे लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा और अगर चैलेंज किया जाएगा तो ये हाई कोर्ट में जाके स्टेट की तरफ से एज ए लॉ ऑफिसर लड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है वो अटर्नी जनरल होते हैं, तो ऐसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है जो स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए जाता है। स्टेट के ऊपर अगर कोई केस करेगा तो स्टेट की तरफ से लड़ने जाएगा। तो ये भी तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ, तो इसको क्यों हटा देते हो। तो ये जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। तो गवर्नर भी जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। गवर्नर एज्यूम द रोल ऑफ प्राइमरी एग्जीक्यूटिव लीडर टू द स्टेट। और जब भी मैं इस टाइप की चीजें बोलूं तो हमेशा याद रखो कि गवर्नर जो है एक टाइप का नॉमिनल हेड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, या कुछ लोग उसको टिटुलर भी बोलते हैं, टिटुलर हेड भी बोलते हैं। तो उसको भी एक बार याद रखना कि मतलब नाम का ऐसा कि रियल तो कोई और है। तो रियल पावर ऑलवेज वेस्टेड टू हुम, सीओएम, हेडेड बाय सीएम। तो सीएम को ही जो है वो रियल पावर होता है, लेकिन सारा काम किसके नाम पे होगा, नॉमिनल हेड के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाम पे, इनके नाम पे होता है। सो गवर्नर एज्यूम द रोल ऑफ प्राइमरी एग्जीक्यूटिव लीडर्स टू द स्टेट। तो इसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में इस टाइप के स्टेटमेंट आए यूपीएससी के प्री में कि प्राइमरी एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ द स्टेट, तो इसको गवर्नर मानना। पता चला वहां पे तुम सीएम मार के आ रहे हो तो फिर बोलोगे कि कहीं तो लिखा नहीं था, तो वो ऐसे ही पूछते हैं। सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर एज्यूम द रोल ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। आ गया यहाँ पे, तो ये भी वर्ड याद रखना कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। ऑल्सो रेफर्ड एज टिटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सब कुछ लिख दिया हूं मैं इसमें कि जितने भी टाइप के वर्ड उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्राइमरी एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, टिटुलर, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी बोलेगा सब गवर्नर होगा। ठीक है, जब तक रियल ना आए। ठीक है, इवन डिफेक्टो और वो भी पूछने लगे आजकल, वो थोड़ा सा लॉ के टर्म में भी पूछने लगे। गवर्नर इज इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो इनको तो यस, ये तो सही है, कोई स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। The individual in question will wield the executive authority either by the direct means or delegating to the subordinate officer। अब मान लो कि ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, इसका अगर वर्ड समझोगे कि गवर्नर अगर खुद नहीं काम करता है तो किसी और से करवाता है, ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। और ये कौन होता है, इनकम्पासेज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यही तो है, इसी आर्टिकल को आप पढ़ोगे 162, 63, 64 में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि गवर्नर जो है वो जो है एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम से काम करता है। तो वो एक टाइप का सबऑर्डिनेट हो गया। कौन कि
नीचे वाले जो लोग हैं उनसे तो पूछोगे ना, उनसे बिना पूछे तुमको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तो आपको वो समझने की जरूरत है। फ्रेज का मतलब, ये फ्रेज कभी कभी अगर पूछ लिया डीप में तो ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, इसका मतलब है इनकम्पासेज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब COM। ठीक है, तो ये आप याद रखना। वो पूछेगा ना गवर्नर, गवर्नर जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन होता है, तो मैं अभी जब इसको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं कि ओथ, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, उस सब के बारे में समझते हैं कुछ चीजें, ताकि क्लैरिटी हो कि गवर्नर को अगर हटा दोगे तुम, कि गवर्नर को बोलोगे कि जब मैं मन करूंगा तुम्हें रखूंगा, जब मैं मेरा मन करेगा मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तो गवर्नर का पावर जो है, गवर्नर की जो आपका पोजीशन हुआ वो सेव नहीं है ना। जैसे तुम इलेक्शन कमीशन को हटा सकते हो क्या इजिली, UPSC के चेयरमैन को हटा सकते हो क्या, या फिर तुम जो किसी और फाइनेंस कमीशन को हटा सकते हो क्या, या कैग को हटा सकते हो क्या, इजीली हटा सकते हो क्या? हटा तो उसको भी सकते हो, इम्पीचमेंट करोगे, जज को हटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जज को हटा सकते हैं, लेकिन गवर्नर को तो जब मन करे तब आप हटा सकते हो। तो जब इस तरीके की चीजें हों, जब किसी की जो टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं होता है, तो वो टेंशन में रहता है। वो टेंशन में रहेगा कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो सेंटर का एजेंट हूं, कभी भी भगा देगा। तो इसको लेके बहुत सारे रिकमेंडेशन आए हैं, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, बहुत सारे लिखते हैं कि अगर गवर्नर के टेन्योर को अगर फिक्स नहीं करोगे ना, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जगह पे उसको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ 5 साल तो अभी भी होते हैं, टेन्योर लिखा है, लेकिन 5 साल में लिखा है, कंडीशन ये है कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 5 साल कभी कम हो सकता है, मन करेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, जब भी मैं प्रेसिडेंट बोलूं तो उसका समझ लेना कि सेंटर चला रहा है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट मतलब ये नहीं तो प्रेसिडेंट अपने मन के हिसाब से आएगा कुछ भी कर देगा। उसको COM होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ कहेंगे तब जाके वहां पे साइन होगा वो। तो अगर मान लो कि सेंटर को अगर पसंद नहीं आया गवर्नर का एक्टिविटी, तो वो गवर्नर को हटा देगा, और गवर्नर इस बात का टेंशन में रहता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो हटा देगा। तो क्यों ना हम इसके टेन्योर को फिक्स कर दें। टेन्योर 5 साल लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उस 5 साल में हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया तो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के अपने चाह के ऊपर है, उसके पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। The meaning of personal satisfaction is not always about the president's personal satisfaction. It means the COM of प्राइम मिनिस्टर हेड, मतलब COM हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट इज मोदी जी। ठीक है, तो अगर उनको हटाना होगा तो इस तरीके से हट जाएंगे। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट भी गवर्नर का प्रेसिडेंट करता है और निकालता भी प्रेसिडेंट है। तो ये दोनों आपको याद हो जाना चाहिए। थ्रू द इशुएंस ऑफ ए वारंट विच इज एग्जीक्यूटिव विथ हिज। ठीक है, नेक्स्ट, ही कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा पॉलिटी में नया है उसको अगर वो पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ से बाउंस करता है, यहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि लक्ष्मीकांत का भी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। तो होता क्या है कि 1979 से पहले का रोल कुछ अलग था, 1979 के बाद रोल कुछ अलग है, वो समझने की कोशिश करेंगे 1-2 लाइन में, डिटेल में नहीं। होता ऐसा था कि 1979 वाला तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन होता था कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एम्प्लॉय है क्या? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट वो कर रहा है, इलेक्ट वो कर रहा है, पैसे वो दे रहा है, तो उसके इस टाइप की चीजें। लेकिन 1979 का जो जजमेंट देखोगे सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि गवर्नर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नर जो है वो एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जॉब कौन दिया है, तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है, तो क्या ये एम्प्लॉयड है क्या? गवर्नर का जो पोस्ट है वो एम्प्लॉयड है क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्या? ऐसे समझो, डिटेल में इस तरीके से नहीं जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते नहीं, गवर्नर का पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है और ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। सो फंक्शनिंग इसका इंडिपेंडेंटली है एंड नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए गवर्नर के पावर को अलग कर दिया गया है, आर्टिकल दे दिया गया है। तो अगर आप ये बोलो कि क्योंकि गवर्नर का चूज जो है प्रेसिडेंट ने किया है, तो इसीलिए गवर्नर जो है वो सबऑर्डिनेट है और गवर्नर का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आएगा ना तो फिर बहुत सारे एक्ट भी खुल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो नहीं समझना है हमको अभी। क्यों? क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो फिर वो कभी कभी जो इंसान एक बार एम्प्लॉयड हो जाएगा वो कोई दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसीलिए ये केस लॉ है एक्चुअली, तो ये केस लॉ का सार है। ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत ने भी दे रखा है, तो मैंने इसको हैंडल कर लिया कि चलो ठीक है लक्ष्मीकांत दे रखा है तो मैं बता देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट पोस्ट, rather than it is a constitutional entity functioning independently and not being subjected to the authority or subordination of central government.
सो ना तो सबऑर्डिनेट है, ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पावर है। तो गवर्नर का पोस्ट अलग है, ऑटोनोमस पोस्ट है, तो इसको तुमको ध्यान देना है, ऑटोनोमसी पे, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी था, तो यहाँ पे एक टाइप का आप इस पे लिख लो कि थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं। सो अब ये गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने गवर्नर के पावर को ऑफ कोर्स डिस्कस किया होगा, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने बोला था कि अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग में कुछ भी लिखना है, मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप इनको कोट जरूर करो। ये मतलब इन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अगर इनकी सोच गवर्नर के ऊपर क्या है, अगर ये हम उनको लिख दे, ये हम उनको पहुंचा पाए, तो आप समझ लो कि आधा जंग जीत लियो। तो इसीलिए हर जगह पे जब भी आए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो अंबेडकर का व्यू समझने की कोशिश जरूर करो। और वही चीजें क्या होती हैं, अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का शमशेर सिंह का केस पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे वहां पे कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है कि आफ्टर द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पीकर्स, इसका मतलब क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर को सुनने के बाद, के एम मुंशी के सुनने के बाद, जवाहरलाल नेहरू के सुनने के बाद, डिफरेंट लोगों के व्यूज पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि गवर्नर का पावर क्या है। तो बेटर है कि आप भी पढ़ लो उसको, अंबेडकर का व्यू। तो अंबेडकर का व्यू मैं बता देता हूँ। तो अंबेडकर का व्यू कहता है कि रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, देखो प्रेसिडेंट की भी बात कर रहा है वो, और गवर्नर की भी बात कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी नॉमिनल हेड है सेंटर में, और गवर्नर नॉमिनल हेड है कहाँ, स्टेट में। तो कहता है कि इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेटिंग दैट देयर रोल विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली सिंबॉलिक, मतलब ये केवल नाम के हैं, सिंबॉलिक हैं ये। एकीन टू सेरेमोनियल इंस्ट्रूमेंट, जहां पे भी सेरेमोनियल चीजें होंगे वहां पे गवर्नर का पोस्ट, वहां पे प्राइम उसका प्रेसिडेंट का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूज टू कम्युनिकेट द डिसीजन मेड बाय द नेशन, ये एक टाइप का कम्युनिकेशन है, जो डिसीजन जो लिया जाएगा नेशन के साथ वो वहां पे डिलीवर करेंगे, दैट मीन्स वो साइन करेंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर इज टिपिकली ऑब्लिगेटेड टू, मतलब इनका ये ऑब्लिगेशन, मतलब इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन ने डाल दिया है टू एडहेयर टू काउंसिल प्रोवाइडेड बाय देयर मिनिस्टर। और यही रीजन है कि जो आर्टिकल में लिख देते हैं, आर्टिकल ये के अंदर में आपको ये लिखा, जैसे 75 पढ़ लो, जैसे आर्टिकल 167 पढ़ लो, उसमें गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास जो पावर है कि आपको सीओएम जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप ही बोल दो, आप ही सरकार चला लो। सो द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज टिपिकली ऑब्लिगेटेड टू एडहेयर टू द काउंसिल प्रोवाइडेड बाय देयर मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर जो भी चुन के आए होंगे वो जो बोलेंगे वो आपको करना है। एंड ही इज अनेबल टू एक्ट एन इन ऑपोजिशन टू देयर एडवाइस, मतलब उनकी एडवाइस को अपोजिशन में तरह का बिहेव नहीं करोगे कि मैं नहीं मानता। नॉर कैन बी ही टेक एनी एक्शन विदाउट देयर गाइडेंस, और बिना उनके पूछे, बिना कोई गाइडेंस के बिना आप एक्शन भी नहीं लोगे। तो दैट मीन्स गवर्नर एंड प्रेसिडेंट बोथ आर बाउंड बाय द सीओएम हेडेड बाय सीएम और पीएम। सो आप जो भी, जैसे प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी चीजें पावर, एक्स्ट्रा पावर है, जैसे जुडिशियल पावर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, तो गवर्नर के पावर में आप देखोगे तो गवर्नर के पास डिस्क्रिप्टिव पावर है जिसमें प्रेसिडेंट के पास नहीं है, गवर्नर के आर्टिकल में लिख दिया गया है, फिर भी ये बाउंड है। तो आपको ये समझ आता है ही इज अनेबल टू एक्ट इन अपोजिशन टू देयर एडवाइस, अपने इनके एडवाइस के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो ऐसी चीजें करते हैं तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसके ऊपर जांच होगी। और यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा पिक्चर में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्पीकर्स जो कह चुके हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको सामने वाला जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट तो जाएगा ही। तो यही रीजन है कि आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल गया। किसका, कि व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट वुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, कि आपको जो कानून में लिखी चीजें हैं और जो स्पीकर्स हमारे कह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, अगर आप उसको फॉलो अप नहीं करोगे तो हमको तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर यहां से मिल गया। नेक्स्ट, यस, अगर आप गवर्नर के बारे में, अगर ये आपको, तो दो लाइन में मैं अंबेडकर का मैंने बता दिया, तो मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता देता हूँ कि वो क्या चाहते थे। सो नेहरू कंकर्ड दैट वी वांट टू एम्फसाइज दैट मिनिस्ट्रियल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, दैट पावर रियली डिसाइड इन द मिनिस्ट्री, इन द लेजिस्लेचर एंड नॉट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर एज सच। दैट मीन्स ये भी यही कह रहे हैं कि जो पावर है, रियल पावर है, वो मिनिस्ट्री के हाथ में होनी चाहिए, लेजिस्लेचर के हाथ में होनी चाहिए, रेदर देन प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। लेकिन इनकी सोच थोड़ी सी अंबेडकर से थोड़ी सी अलग है। ये बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक बंदा बैठा के वो उसको डिग्री वहां पे रख के और उसका कोई मतलब वो इस टाइप का उनकी बेइज्जती करवाऊं,
ऐसा समझो। एट द सेम टाइम वी डिड नॉट वांट टू मेक द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जस्ट ए मियर फिगर हेड, केवल नाम का बंदा बना के ना रखूं। इनकी मत थोड़ी सी अंबेडकर से अलग थी। वी डिड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर, हम उसको कोई रियल पावर नहीं देंगे, बट वी हैव मेड हिज पोजीशन वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी एंड डिग्निटी, लेकिन उनकी डिग्निटी और उनकी अथॉरिटी जो है वो सबसे ऊपर होगी। इसीलिए आप जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखोगे तो जो अपना प्रेसिडेंट है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर चूज करके आते हैं तो उनका सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्निटी हमें मेंटेन करनी है, उनकी अथॉरिटी को हमको रिस्पेक्ट करना है। तो रियल पावर तो नहीं देंगे, ये मत था इनका। तो नेहरू जी की मत से और अंबेडकर के मत से ये क्लैरिटी हो गई कि गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास एक टाइप का सिंबॉलिक पावर होता है, एक टाइप का टिटुलर काम करते हैं, एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह काम करते हैं रेदर देन रियल एग्जीक्यूटिव। अगर ये इस तरीके का काम करने लगेंगे तो गवर्नर जो है वो नेसेसरली जो है वो डिस्प्यूट में आ जाएगा। और यही रीजन है कि केरला हो, तमिलनाडु हो, आपको महाराष्ट्र में जो केसेज हो, और उसके बाद जो है अभी पंजाब की जो केसेज है, इसमें गवर्नर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखते हैं कि गवर्नर जो है कब कब जो है, अभी लास्ट 1-2 साल में फ्रिक्शन पॉइंट के आपका जहां पे गवर्नर और सीएम के बीच में लड़ाई हो गई है, और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे कौन सी वजह से जो है गवर्नर न्यूज में आ गया। तो अगर ये इसको एक्सरसाइज की तरीके से समझे आप, कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि गवर्नर जो है इस स्टेट में क्यों जो है डिसरप्ट किया था फंक्शंस, तो आप इसको आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल के तरीके पे लिख सकते हो कि इन जम्मू कश्मीर, इन महाराष्ट्र गवर्नर है ऑल्सो इन न्यूज, इन केरला, तमिलनाडु, इस टाइप की चीजें, तो वो आंसर आपका इनरीच करेगा। इसीलिए मैंने ये 2-3 स्टेट लिए, अदरवाइज हर स्टेट में गवर्नर और सीएम का जो है वो न्यूज आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी उसको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश किया हूँ, और उसमें ये किया हूँ जो केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया हो, तो उसको मैंने लिखने की कोशिश किया हूँ। तो आप देखो क्या है कि 2018 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। अभी ये न्यूज में भी बहुत है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर वो हमें इतने अगर एयर फ्लाइट अगर फ्लाइट अगर क्या बोलते उसको वो दे दिए होते तो हमारे जवान नहीं मरते। तो आप सबको पता है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक जो है अभी न्यूज में है। तो 2018 में सत्यपाल मलिक डिजॉल्व द असेंबली, तो इन्होंने असेंबली जो थे स्टेट असेंबली उसको डिजॉल्व कर दिया, एमिड इंडिकेशन दैट वेरियस पार्टी वेयर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उनको ये पता चल गया कि बहुत सारे पार्टी मिलके आके, जैसे एनसीपी हो या फिर वहां पे महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी होगी वो हो गया, या फिर और जो छोटी मोटी पार्टी कांग्रेस होगी, तो वहां पे ये लोग मिलके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले गवर्नमेंट अगर वो बना लेते तो ऑफ कोर्स ये लोग सरकार चला लेते। तो इससे पहले उसने क्या कर, जो असेंबली है उसी को डिजॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब तुमसे तुमसे ये क्वेश्चन ये फिर पूछा जा सकता है कि स्टेट असेंबली डिजॉल्व करने का पावर किसको है, स्पीकर के पास है कि गवर्नर के पास है? तो आंसर हमेशा गवर्नर लगाना। सो तुमको रीडिंग में ही, आपको रीड बिटवीन द लाइन में तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या किया, डिजॉल्व कर दिया असेंबली को, एमिट इंडिकेशन दैट वेरियस पार्टी वेयर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उनको पता चल गया कि बहुत सारे पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, तो इससे अच्छा है कि असेंबली को ही डिजॉल्व कर दो। दिस फेव द वे ऑफ द सेंटर टू लेटर बाइफरकेट। और जब ये कर दिया, अब डिजॉल्व हो गया, अगर एक बार वो असेंबली अगर चलती रहती तो बात अलग थी, मतलब इसका मतलब लिविंग, एक टाइप का लिविंग असेंबली होता वो। लेकिन जब असेंबली को डिजॉल्व कर दिया तो असेंबली में तो कोई है नहीं, तो सीधे पावर जो है वो चला गया होगा सेंटर के पास, गवर्नर उसका हेड होगा और प्रेसिडेंट उसको ट्यून कर रहा होगा। दिस पेव द वे ऑफ सेंटर टू बाइफरकेट इनटू स्टेट इनटू टू यूटी बाय कंसीडरिंग गवर्नर एज द गवर्नमेंट। आप इसको समझ लो कि जब वो बचा ही नहीं, तो गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा, और गवर्नर जैसे गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा तो स्टेट को उसने 2 भाग में बांट दिया। तो स्टेट जो था जम्मू कश्मीर, उसको 2 अलग अलग यूटी में, लेह लद्दाख वाला का एक बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया। सो गवर्नर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, आप सत्यपाल मलिक का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया जो जम्मू कश्मीर है उसको डिवाइड करने में, आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई पार्टी नहीं है तो गवर्नर ही स्टेट है, गवर्नर ही गवर्नमेंट है। तो आपको एक चीज ये आपको सत्यपाल मलिक का केस याद होना चाहिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का केस आपने सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, और ये लोग मिलके कांग्रेस के साथ मिलके और एनसीपी के साथ मिलके सरकार चलाते थे। उस समय गवर्नर वहां पे भगवत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के होते हैं मोस्टली थे। सो ये भगवत सिंह कोश्यारी जो थे वहां के गवर्नर थे।
इन्होंने क्या किया, क्वाइटली इनवाइटेड बीजेपी लीडर्स देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बुलाया एंड एडमिनिस्ट्रेटेड हिम एज ओथ, तो उनको ओथ दिला दिया सीएम का। दिस गवर्नमेंट लास्टेड जस्ट 80 आवर्स, 80 घंटे में सरकार गिर गई। 6 months लेटर कोश्यारी रिफ्यूज टू नॉमिनेट सीएम उद्धव ठाकरे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडिंग ठाकरे टू मीट पीएम नरेंद्र मोदी टू रिजॉल्व द इशू। सो यहाँ भी आपको ये केस समझ में आ गया कि कोश्यारी के खिलाफ जो है ठाकरे साहब को पीएम तक की आवाज उठानी पड़ी, तो आपको फिर गवर्नर फिर से न्यूज में आ गया। वेस्ट बंगाल में जैसे मैंने आपको बताया था कि धनखड़ साहब और दीदी साहब का, सो धनखड़ साहब हैज ऑफन कमेंटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के ऊपर बात करने लगे। अब गवर्नर का काम है, अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आप ये सब संभालो, जो आपके प्रोविजन में लिखे हैं वो संभालो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के पावर में बात करोगे तो जो लॉ मिनिस्ट्री होगा, जो स्टेट का जो मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा। तो धनखड़ साहब लगातार कमेंट करने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल वायलेंस की प्रॉब्लम है, कि जो ममता दीदी की जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को मार रही है, ठीक है। वहां पे आप सबको पता है कि ऑपोजिशन में कौन है। तो अगर गवर्नर किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर अगर चर्चा करने लगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये चीजें प्रॉब्लम में हो गई। सो इन हिज प्रीवियस स्टेंट इन नागालैंड, और जो इससे पहले भी वो नागालैंड में रहे उस समय का क्रिटिक्स को लेकर उनकी भी बात होती है कि धनखड़ साहब के बारे में। 2020 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट में आरिफ मोहम्मद खान हो वहां पे, मतलब अभी भी वही है, मोहम्मद खान जो है टर्न डाउन ए रिक्वेस्ट टू समन ए स्पेशल सिटिंग ऑन असेंबली टू डिबेट ऑन 3 सेंट्रल फार्म लॉ। सेंट्रल फार्म लॉ के बारे में आप सबको पता है कि जो तीनों कानून जिसको वापस लिया मोदी जी ने, तो उसको लेके एक स्पेशल मीटिंग रखने की, स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा, तो गवर्नर आरिफ खान ने उसको मना कर दिया। तो वहां पे भी लिए कि अगर स्टेट असेंबली चाह रही है कि स्पेशल सिटिंग हो तो कैसे गवर्नर मना कर सकता है, तो वहां भी गवर्नर न्यूज में आ गया। सो दिस इज द फ्यू रीजन, दिस इज द फ्यू फ्रिक्शंस पॉइंट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, जहां पे आपको गवर्नर जो होगा, गवर्नर की वजह से आपको पूरा पूरा आपको दिखेगा कि कैसे सिस्टम को अगर चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे, अगर आप उसको समझे कि अगर गवर्नर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई सरकार अगर गवर्नर के साथ मिल के स्टेट की जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस हैं अगर उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब करना चाहे, तो वेरी इजीली सेटअप किया जा सकता है। और यही रीजन है कि डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस ने गवर्नर के पोस्ट को अलग रखने की कोशिश किया कि गवर्नर को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। तो उसको हम रिफॉर्म में, गवर्नर के रिफॉर्म में पढ़ेंगे। सो ये हो गया आज का। सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और वाई फ्रिक्शन पॉइंट गवर्नर स्टेट गॉट हैबिट, तो ये वाली चीजें जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन जो 2001 में आया, जिसको अपन NCRW भी बोलते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमीशन होते हैं वो क्या कहता है, उसको कुछ लोग वेंकटैया चल्लीजा कमीशन भी कहते हैं, तो आप उसको याद रखना। फिर पुंची कमीशन 2010 का, नीति आयोग का रिपोर्ट 2015 का। इन सब का रीजन ये है कि हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि नो गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड एनी ऑफ दीज रिकमेंडेशंस। जितने भी इतने सारे रिकमेंडेशंस हुए लेकिन कोई इसको फॉलो अप नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के, जो मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के बारे में क्या सोचती है, तो शमशेर सिंह का केस बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। फिर उसके बाद SR बोमई का, रामेश्वर प्रसाद का, नमामि रिबिया का, ये 3-4 केस आपको गवर्नर के आंसर में लिखने हैं जब भी आए। और मोस्टली तो आपको नमाम रिबिया वाला अरुणाचल प्रदेश वाला केस लिखना ही है, क्योंकि ये करंट है। SR बोमई तो सब लिखता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि बिल जो है, डिफरेंट डिफरेंट बिल, जब लेजिस्लेटिव कोई कानून पास करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करता है, फिर अगर उनके पास काउंसिल होता है तो काउंसिल के पास जाता है, उसके उसके बाद जो है वो आपको गवर्नर के पास जाता है। फिर गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, एसेंट करने के, विथहोल्ड करने के, रिजर्व करने के, रिटर्न करने के या रिकमेंड करने के लिए। ये तीनों चारों समझेंगे। और फिर ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में गवर्नर के पास क्या पावर होता है वो समझेंगे। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ गवर्नर का जो वीडियो है वो कल बनाऊंगा, आप वहां से उसको पढ़ना। और ये जो जितने भी चीजें हैं ये आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। और थर्ड वीडियो में जो लक्ष्मीकांत में जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, जो हमने उसको हाईलाइट कर रखे हैं, वो आपको डिस्कस करूंगा। तो गवर्नर को 3 भाग में डिवाइड किया हूं मैंने। आप उसको तीनों वीडियो जो देखेंगे ना, तो आपको गवर्नर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे प्री के पर्सपेक्टिव से, चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों को एज यूजुअल ध्यान रखें, और बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।